सांगा आज दिन तक कोई युद्ध नहीं आ रहा है, इसके सामने जो कोई गया इसने भगा भगा के मरा है। और पता चला कि सांगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर पे 80 घाव लगे हुए हैं। कितने घाव है? 80 घाव लगे हुए हैं। तो एक कारण बाबर लिखता है अपनी बुक में, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? तो वो एक से लड़ने इसलिए आया था क्योंकि मेरे किसने बुलाया था? सांगा ने। तो ये कि सांगा कितना शक्तिशाली है, दूसरा ये कि दिल्ली वाले कितने कमजोर है। हमसे जानते हैं सांगा बताता। उत्तर भारत में 4 बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़। एक तो मेवाड़ का सांगा हो गया। तीसरी 3 कौन कौन सी बची? दिल्ली, मालवा, गुजरात। कौन कौन सी? दिल्ली। सांगा ने सबका नंबर लगाया। फिर खतौली कहां पड़ता है? बाड़ी कहां पड़ता है? बाड़ी कहां है? आप मिडिवल पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। पढ़ते हो 1504 में वो आगरा आ गया था, 6 में उसको राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी है, तो इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? आगरा। धौलपुर में कहां लड़ाई हो रही है? बाड़ी। कहां हो रही है? कौन है धौलपुर के कौन कौन आप में से? है ना, बता। बाड़ी आगरा से कितना पड़ता है लगभग? क्या गैप रहा होगा? 50 किलोमीटर। कितना गैप है? 50। मतलब आपको 50 किलोमीटर अंदर आके कोई पीट गया। इब्राहिम लोदी की 50 किलोमीटर तक ही चल रही है। आगरा आपकी मूल राजधानी है, उसे 50 किलोमीटर दूर आके आपको पीट देता है कोई। तो पहला तो ये कि सांगा कितना शक्तिशाली है, दूसरा ये कि दिल्ली वाले कितने कमजोर है। और दिल्ली वालों में अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ दो, किसको छोड़ दो? बाकी सब मार खा के गए। इल्तुतमिश हार गया था बुताला में, मोहम्मद बिन तुगलक हार गया था सिंगोली में, बलबन हार गया था तेज सिंह से, और ये हार गया आपका इब्राहिम लोदी। नसीरुद्दीन महमूद हार गया था जेतर सिंह से, ये आपका हार रहा है यहाँ पर। और बीच में भी कोई इक्का दुक्का आए थे तो मार खा के गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जरूर था जिसने इधर कब्जे कर लिए थे, और उसने कई जगह पर, और उसने यहाँ क्यों साउथ इंडिया की तरफ ही वो चला गया था। बाकी दिल्ली वालों की कभी नहीं चली। जब वास्तव में हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सल्तनत काल है ना, तो हम दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ते हैं। कहां की हिस्ट्री पढ़ते हैं? न कि भारत की। दिल्ली वालों ने क्या क्या किया था वो है। अब वो दिल्ली वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ, तो फिर अपने बलते इल्तुतमिश ने ये किया, इल्तुतमिश ने ये किया, इल्तुतमिश ने ये किया, तो फील ऐसा आता है कि इल्तुतमिश भारत का राजा है, इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है। कहां का राजा है? जैसे दिल्ली का राज था, वैसे मालवा का राज था, वैसे गुजरात का राज था, वैसे मेवाड़ का राज था। वास्तव में सल्तनत काल को इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। दिल्ली का इतिहास, मालवा का इतिहास, गुजरात का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। साउथ इंडिया में तो विजयनगर वाले आ गए थे, तो सल्तनत काल की चल कहां रही है? दिल्ली से पालम तक ये स्थिति है। पर चूंकि दिल्ली आपके भारत की राजधानी है, इसलिए अब जो कुछ भी हिस्ट्री बाद में लिखी गई वो दिल्ली को सेंटर बना के लिख दी गई। दिल्ली को सेंटर बना के लिख दी गई, इसलिए फील ऐसा आता है जैसे दिल्ली वाले पूरे भारत में ही राज कर रहे हैं। दिल्ली वालों की बापड़ों की दिल्ली से बाहर नहीं चल पा रहे। अब इस बात को दूसरी तरह से इमेजिन करो। सांगा चित्तौड़ का राजा है। कहां का राजा है? धौलपुर लड़ रहा है वो। आप धौलपुर के कौन कौन किस किसने हाथ खड़ा किया? कितने लोगों ने मेवाड़ देखा है? चित्तौड़ के कौन कौन है? मेवाड़ी कौन कौन है? कितने लोगों ने धौलपुर देखा है? लास्ट सांगा ही था तुम्हारा जो धौलपुर गया था, है ना भाई। अलग प्रदेश है ना, पूर्वी राजस्थान पूरा अलग, साउथ पूरा आपस में कोई कनेक्शन नहीं, उसके बावजूद सांगा लड़ लिया था, वहां जाके लड़ लिया था। तो दिल्ली वाले तो हार गए। सांगा दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराता है? इब्राहिम लोदी। कौन कौन सी लड़ाइयों में? खातौली और बाड़ी। गागरोन में किसको हराता है? महमूद खिलजी सेकंड। कौन सी लड़ाई में? गागरोन। और वो आपके सॉरी मालवा की किसको हराता है? महमूद खिलजी सेकंड। कौन सी लड़ाई में? गागरोन। और गुजरात के कौन से राजा को हराता है? मुजफ्फर शाह। कहां के उत्तराधिकार संघर्ष में? ईडर। ईडर में कौन कौन लड़ रहे थे? बहरमल और रायमल। सांगा ने किसको सपोर्ट किया था? रायमल को सपोर्ट किया था। ये उत्तर भारत की कंडीशन है। उत्तर भारत की 3 बड़ी रियासतें, तीनों को सांगा हरा चुका है। इब्राहिम लोदी कमजोर हो रखा है। इब्राहिम लोदी के 2 चाचा उसके खिलाफ है, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है? वो इब्राहिम लोदी को हटा के सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनकी भी पार नहीं पड़ रही। इब्राहिम लोदी इतना कमजोर भी नहीं है, तो वो बाबर से सहायता मांगते हैं। किस सहायता मांगते हैं? बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहां का था? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद। कौन सी थी? बाबर समरकंद का था। समरकंद में बाबर का चाचा राजा बन गया था, इसलिए बाबर की पार नहीं पड़ रही थी। बाबर अफगानिस्तान बैठा था। कहां बैठा था? और उसका सपना वही है कि उज्बेकिस्तान पे कब्जा करे। उसने उज्बेकिस्तान लेने का प्रयास भी किया, लेकिन उसके चाचा ने मारपीट करके भगा दिया। अफगानिस्तान में उसकी पार नहीं पड़ रही, उसके खाने पीने के लाले पड़े हुए, इसलिए उसने खाने पीने का सामान जुटाने के लिए, थोड़े रुपए जुटाने के लिए अपने पंजाब पर अटैक किए। पंजाब पर 4 अटैक किए उसने। कितने अटैक किए? 4 अटैक करता, कुछ लूटमाट करता, यहाँ से वापस अफगानिस्तान भाग जाता, फिर लूटमाट करता, फिर भाग जाता। इब्राहिम लोदी के अंडर में पंजाब वाला इलाका। इब्राहिम लोदी इतना ताकतवर नहीं है, तो उधर लूटपाट की रक्षा भी नहीं कर पा रहा। ये दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा बाबर के पास गए, और उन्होंने बाबर को जाकर भाई क्या रे बाबर,
क्या यूं छोटे छोटे पंजाब पर हमले करके वापस भाग के आ जाता है, दिल्ली चल, तेरे को जितने रुपए चाहिए उतने रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा तुम्हें क्या फायदा, इब्राहिम लोदी को उठा, फिर दिल्ली हमारी, तू धन रख लेना, दिल्ली हमें दे देना। तो उसने कहा पर इब्राहिम लोदी ने हरा दिया मेरे को तो, कि वो हम गारंटी देते हैं, हम तेरे साथ इब्राहिम लोदी से, तू कैसे भी हारेगा नहीं। इसलिए बाबर इस बार हिम्मत करता है, पंजाब से दिल्ली की तरफ आता है। यदि आप पंजाब से दिल्ली आओगे तो बीच में हरियाणा है, तो वो पंजाब से हरियाणा है, तो इब्राहिम लोदी को पता चला दिल्ली आ रहा है, तो वो भी दिल्ली से कहा आया, हरियाणा। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी सल्तनत का पहला राजा जो लड़ता हुआ मारा गया था। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा जाता है। बाबर ने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया। कहां कब्जा किया? इतने रुपए मिले कि उसने वापस जाने से मना कर दिया। लगा तो ये था आलम खान इनको कि ये वापस चला जाएगा, पर वापस ही नहीं गया, वो यहाँ पे कब्जा करके बैठ गया दिल्ली और आगरा पे। जब उसने आगरा पे कब्जा किया, उसने आगरा के पास में अपने राजस्थान में किला था बयाना। कौन सा किला था? उसने बयाना पे कब्जा कर लिया। बयाना पे कब्जा किया तो सांगा का ध्यान गया। सांगा गया था भाई ये राजस्थान है, इधर तुम नहीं आ सकते। तो फिर सांगा ने कहा भाई तुम अब इधर आ रहा है तो फिर मैं ही आता हूं तेरे सामने। तो सांगा बयाना लेने के लिए वापस जाता है। क्या लेने के लिए? देखो बयाना का युद्ध, बयाना का किला किसके पास है? बाबर। बाबर ने वो किला अपने एक बंदे को सौंप रखा, उसका नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है? लिखो। तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को मैसेज किया कि भाई तू ये किला मेरे को दे के गया था, पर उधर मेवाड़ से सांगा आ रहा है, क्या करना है? तो उसने कहा वहीं बैठा रहा। अरे सेना कम है अपनी, मैं और सेना भेज रहा हूँ। तो बाबर ने एक सेनापति भेजा, उसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? लिखो, बाबर का सेनापति, कमांडर ऑफ बाबर। कौन है सुल्तान मिर्जा? बाबर का सेनापति। सांगा दोनों को धोता है ढंग से। लिखो, इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। जब मुगलों की सेना भाग रही थी तो उनके पास एक वाद्य यंत्र था, तासा। कौन सा वाद्य यंत्र था? वो वहीं छोड़ गए, तो उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध के बाद मेवाड़ की सेना ने मुगलों के तासा नामक वाद्य यंत्र पर कब्जा कर लिया? फिर वो हमेशा मेवाड़ की सेना साथ रखती थी बताने के लिए कि हमने किससे छीना था? मुगलों से। लिख लो। अच्छा, बाबर ने किसको हरा के आगरा पे कब्जा किया था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये सब अफगान थे, अफगान सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा मरा दिया यार। अपने जो जगह पे कब्जा कौन कर गया? बाबर। इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। कौन था? वो सांगा के पास आ गया। उनको पता चला कि बाबर को चैलेंज कोई कर रहा है, तो कौन कर रहा है? सांगा। तो उन्होंने कहा सांगा तुम संघर्ष करो, अफगान तुम्हारे। तो अफगान किसके साथ आ गए? सांगा। इस बार सांगा ने मूड बनाया, यार हर बार अपने ये जीत के वापस चले जाते हैं, इस बार आगरा पे कब्जा करते हैं। इतने नजदीक आए, वही खानवा से भी, ये बयाना से आगरा कितना पड़ता होगा? कितना है? 35-40 नहीं, अरे ढंग से बताओ, 100 किलोमीटर के आसपास है। हैं? तुम कभी आगरा भी नहीं गए? भरतपुर वाले भी गए हो? कितना किलोमीटर है? हैं? 40 नहीं यार, हैं? 35 ही। कितने तो फतेहपुर सीकरी, फिर फतेहपुर सीकरी के आगे आगरा है। भाई मैं तो तीनों ही नहीं गया आगे वाला, है ना भाई। मैं तो बयाना गया, भरतपुर तक गया हुआ हूँ, नहीं तो बयाना गया ना है। 70-80 मान लो, है ना। 80-80 किलोमीटर बीच का रख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 100, ये करें 40, तो 70-80 के आसपास तो है। तो 70-80, तो मतलब आप 70-80 किलोमीटर नजदीक हो राजधानी के, और आपकी मूल राजधानी चित्तौड़ है। आप चित्तौड़ से वहां बैठे हो, जैसे आप शक्तिशाली आदमी तो हो। तो उसने कहा आप यहाँ कब्जा कर लेते हैं। तो उसने राजस्थान के बाकी सारे राजाओं को भी बुलाया। वो जानता था क्या लड़ाई बड़ी होगी। आगरा पे कब्जा, दोनों जगह कब्जा करना, आगरा पे भी और दिल्ली पे भी। कहां कहां पे? तो उसने दोनों तरफ सेना भेजी, एक सेना दिल्ली की तरफ भेजी थी और एक सेना किधर भेजी थी? आगरा। अपने इधर कब्जा ही करते हैं। उसने लोदियों को कहा कि भाई यदि कब्जा करेंगे तो मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, तुम्हारी जगह वापस दिलवा दूंगा। लोदियों ने कहा भाई ठीक है, तो दिलवा देगा तो हम तेरी बात मानते रहेंगे। अब वो बयाना से आगे बढ़ रहा है आगरा की तरफ। किधर जा रहा है? बाबर को लगा मुश्किल से तो कब्जा किया है, ये छीन लेगा, तो फिर बाबर आगरा को बचाने के लिए बाहर आता है। ये बयाना आगरा के बीच में एक जगह मिलते हैं, खानवा। कौन जगह? लिखो, खानवा का स्टार लगाना। मैंने बताया उसने दोनों तरफ सेनाएं भेजी थी, आगरा भी भेजी और दिल्ली। उसकी जो दिल्ली की तरफ सेना गई थी ना, उसने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पे कब्जे किए थे। कितने? ये हमारे एरिया में आते हैं। दिल्ली वाले इलाके को बोलते सल्तनत, सुल्तानों का इलाका, इसलिए क्या कहलाता? सल्तनत। लिखो। बाबर को लग रहा है मेरे इलाके पे कब्जा कर लिया, इसलिए बाबर लड़ना चाहता है। फिर बाबर के दुश्मन कौन थे? अफगान। अफगान किसके पास गए में? सांगा। अफगानों का नेता कौन था? महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी किसका भाई है? लिख लो। एक कारण बाबर लिखता है अपनी बुक में, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? तो वो एक अलग ही बात लिखता है। वो लिखता है कि मैं तो काबुल शांति से बैठा था, तब सांगा के कुछ लोग मेरे पास गए इसके, और इन्होंने मेरे कहा कि भाई तू भारत चल, और भारत चल के हमारी सहायता कर। मैंने पूछा इनसे किसके खिलाफ सहायता चाहिए, तो इन्होंने कहा हमें इब्राहिम लोदी परेशान करता है। कौन परेशान करता है? तो इब्राहिम लोदी से मैं लड़ने इसलिए आया था क्योंकि मेरे किसने बुलाया था? सांगा ने। लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई में जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, तो सांगा मेरी सहायता करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं सांगा को सबक सिखाना चाहता हूँ। हालांकि उसकी बात गलत है, क्योंकि ये बात दूसरा कोई भी इतिहासकार लिखता नहीं है। फिर दूसरी बात कि सांगा इब्राहिम लोदी के लिए तो क्या ही बुलाएगा, है ना। उस इब्राहिम लोदी को 7-8 साल पहले समाप्त कर चुका था।
इब्राहिम लोदी अब इतना शक्तिशाली भी कोई नहीं था कि सांगा को परेशान करे, पर बाबर ने तो अपनी तरफ से लिखी, उसने तो रीजन बताया अपना, देख लो सामने सामने पड़ी है। बाबर अपनी लड़ाई की तैयारियां कर रहा है, सांगा अपनी लड़ाई की तैयारियां कर रहा है। 16 फरवरी को बयाना हुआ था, बाबर के खूब सारे सैनिक घायल हुए थे, बाबर ने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। अपनी तोपें, बाबर पहला व्यक्ति था जो उत्तर भारत में तोपें लेके आया था, तो उसने अपनी तोपें जो थी ऊंचाई पे रखवाई, ऊंची तोपों के नीचे आक्रमण ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, लोकेशन ली उसने बहुत अच्छी सी। 17 मार्च को युद्ध होना है, एक दिन पहले 16 मार्च को बाबर अपने सैनिकों को इकट्ठा करके कहता है कल अपने संगा से लड़ेंगे। हाउस द जोश, सबने कहा लो सर, एक का भी हाई नहीं था। क्यों? तो सैनिकों के साथ में दो दिक्कत है। एक तो जब बाबर अफगानिस्तान से रवाना हुआ था, तब उसने अफगानिस्तान से जब सैनिक जुटाए थे, तब उसने सैनिकों को दो लालच दिए थे। एक लालच तो यह था कि हम भारत जाएंगे, वहां पे भारत को लूटेंगे तो वहां से धन मिलेगा, तो आपको मैं धन बांटूंगा। दूसरा यह था कि वहां से हम लड़कियां उठा के लाएंगे तो मैं आपको लड़कियां बांटूंगा और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इस चक्कर में वो लोग आ गए थे। अब उसने बाकी काम तो किए, यहाँ से लड़कियां भी उठाई, यहाँ से धन भी लूटा, सैनिकों में बांटा गया धन भी, इवन काबुल के एक एक व्यक्ति को उसने सिक्के दे दिए थे, चांदी का सिक्का दे दिया था, पर उसने वापस जाने से मना कर दिया। अब राजा बैठ सकता है, फौजियों को लगता था यार हमारा घर पीछे है, हम क्यों लड़े। दूसरा ये था, मुसलमान राजाओं की एक ठीक विशेषता थी कि वो दुश्मन का पता लगाया करते। इस एक महीने की अवधि में जब सांगा के बारे में पता लगाया गया, तो समझ में आई बात कि सांगा आज दिन तक कोई युद्ध नहीं आ रहा है, इसके सामने जो कोई गया इसने भगा भगा के मर है। और पता चला कि सांगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर पे 80 घाव लगे हुए हैं। कितने घाव है? 80 घाव लगे हुए। तो सैनिकों ने कहा यार जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है, तो इसमें तेरा घाटा उसका, मर जाएंगे फालतू के अंदर, क्या लड़ना है इससे अपने, और हम इसे लड़ेंगे। बाबर ने लगा मरा दिया यार, यदि फौजी नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या। तो बाबर ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, बाबर खुद के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा सोचते नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है कि हाँ। उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेके उस छोर तक, नदियों में, पहाड़ों में, मरुस्थलों में इस्लाम की पताका लहराई जाए। ये जिहाद है। क्या है? ये धर्म की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है। बाबर जिहाद के लिए लड़ता है। अगर तुम बाबर का साथ दोगे तो ठीक, वरना बाबर अकेला लड़ेगा। यदि बाबर अकेला लड़ेगा और बाबर जीत गया तो बाबर गाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यदि बाबर मर भी गया तो उसे जन्नत नसीब होगी, वो शहीद कहलाएगा। तुम यदि साथ आना चाहते हो ठीक है, वरना भागो यहां से। थोड़ा गाजी, शहीद, जन्नत, बेहतर हुरे, इस टाइप की बात की तो थोड़ा फौजियों में जोश आया। फिर भी एक कोई फौज साहब खड़े हुए, फौज साहब ने कहा होल्ड ब्रो, एक मिनट, ये ना इस्लाम, अल्लाह, कुरान, जन्नत, ये बातें तेरे मुंह से भली नहीं लगती, दारूड़ी है, सारे दिन पिया हुआ रहता है तो, अभी भी तेरे हाथ में पैक है जब तुम बोल रहा है, और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है, और तू ये काम करता है। और बाबा ने कहते शराब का गिलास फेंक दिया। उसने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ। एक फौज साहब और खड़े, उनका एक बात और, कुरान शरीफ ये भी कहती है कि मुसलमान व्यापारियों से मुसलमान राजा टैक्स नहीं लेगा, और तू मुसलमान व्यापारियों से टैक्स लेता है, तमगा। कौन सा टैक्स लगता है? बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा करे। बाबर तीन चीजें करता है। बाबर कहता है कि ये युद्ध नहीं है, ये है जिहाद है। मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं आज के बाद तमगा करे नहीं। लाइन चेंज करके कारण हो गया, अलग से लिखो। बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर जिहाद। जो धर्म की लड़ाइयां होती हैं उनको क्या बोलते थे? जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की, बाबर डिक्लेयर जिहाद। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर। शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ही टुक ओथ नॉट टू टेक लिकर। शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। इधर सांगा इस बात को जानता है लड़ाई बड़ी है इस बार, इसलिए सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखे और सहायता के लिए बुलाया। देखो, सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान तथा सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। तथा सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। तथा सहायता के लिए बुलाया।
एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। किसके लिए बुलाया है? सहायता। ये जो लेटर लिखने की प्रणाली थी ना, इसको अपने यहाँ बोलते पाती परवन। क्या बोलते? पाती का मतलब लेटर, चिट्ठी पत्री बोलते हैं। ये जो लाइन लिखी इसके ब्रैकेट में लिखो पाती परवन। तो पूछेगा संघा ने कौन सी लड़ाई से पहले पाती परवन किया था? खानवा। पाती परवन में लेटर लिखना। ये कौन कौन लोग थे जो उसका साथ देने के लिए? मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, आप बताइए, फिर अपनी बात करते हैं। आगे कौन है आपका? मारवाड़। मारवाड़ से आया था। मालदेव कहां से आया था? आगे कौन है? बीकानेर। तेलंगाना कहां से आया था? आगे कौन है? मेड़ता। देव कहां से गया था? मेड़ता। आगे कौन है? अभी हम ईडर की लड़ाई लड़ रहे थे। ईडर में रायमल और भरमल लड़ रहे थे। संघा ने किसकी सहायता की थी? रायमल। पर रायमल थोड़ी देर बाद मर गया था, इसलिए संघा ने बाद में किसको बना दिया था? भरमल। देखो ईडर समझौता हो गया था इनके बीच। मैंने अभी हमने पढ़ा चंदेरी। चंदेरी संघा उसकी सहायता करा तो वो संघा जीत रहेगा। चंदेरी। अभी कौन सा? आखिर देवड़ा। देवड़ा कहां के राजा थे? देखो सिरोही। आगे कौन है? कौन है? उदय सिंह। तब तक आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग नहीं हुए थे, इनको बोलते थे वागड़। देख लो वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़, वागड़ का राजा कौन था? उदय सिंह। आगे कौन है? हसन खान मेवाती। मेवात का राजा। मेवात। मेवात से गया था हसन खान मेवाती। स्टार लगा उसके। ये बात ये बताती है कि संघा धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बाबर लड़ रहा है धर्म की लड़ाई। संघा के साथ मुसलमान है। अफगानों का नेता महमूद लोधी उसके साथ है। मेवात का राजा हसन खान मेवाती उसके साथ। आगे कौन है? रतन सिंह चुंडावत। चुंडा को कौन सा ठिकाना मिला था? देखो सलूमर्श। रतन सिंह चुंडावत चुंडा का वंशज है। सलूमर्श। अगला कौन है? झलाजा। झलाजा है चित्तौड़ में जगह पड़ती है सादरी। सादरी कहां से आया था? जैसे मेवाड़ में था कि मेवाड़ की सेना के हराबल में हमेशा सलूमर के लोग रहेंगे, सलूमर के चुंडावत रहेंगे। जैसे ये था कि यदि मेवाड़ का राजा किसी भी वजह से युद्ध से बाहर चला जाता है तो युद्ध को लीड सादरी का चला करेगा। सादरी का युद्ध होता है, युद्ध में किसी वजह से राजा यदि बाहर निकलता है, युद्ध को लीड कौन करेगा? सादरी का। अब ये सारी सेना, इधर बाबर खड़ा है। बाबर अपने साथ में 2 तोपें लेके आया था, तो उसकी 2 तोपें लगी हुई आगे आगे। इधर आपके संघा की सेना खड़ी है। संघा की सेना ज्यादा है, बाबर की सेना कम है, पर बाबर के पास में क्या है? तोपें। और संघा की सेना का सिस्टम यह है कि यहाँ पे मान लो हरावल में रतन सिंह चुंडावत खड़ा है, यहाँ पे वागड़ का उदय सिंह खड़ा है, यहाँ पे मारवाड़ का मालदेव खड़ा है, यहाँ कोई पृथ्वीराज खड़ा है, यहाँ बीच में संघा खुद था, इधर कल्याणमल है, वीरम देव है, अखिराज देवड़ा है, मेदिनी राय है, हसन खान मेवाती तो आगे था। पर सब लोग जहां जहां जिसकी लोकेशन थी अपने अपने लोकेशन लेके खड़े। अपनी सेना में एक बड़ी दिक्कत थी राजस्थान वालों की कि मान लो वागड़ का उदय सिंह अपने 7,000 आदमी लेके लड़ाई कर रहा है। वागड़ का उदय सिंह खुद भी लड़ने के लिए जाएगा, मुसलमान राजा खुद लड़ने के लिए नहीं जाते थे, इसलिए देखो इब्राहिम लोदी को छोड़कर कोई युद्ध में नहीं मरा। बाकी सब भाई युद्ध में गए नहीं, सीधे लड़ाई में जाओगे तब मरोगे ना आप। इब्राहिम लोदी बेचारे के एकदम अड़ी गई थी कि भाई उधर हो गए तो फिर क्या करता? युद्ध में गया था बाद में, तो वो जाते ही नहीं थे युद्ध के अंदर। यहाँ ये सब लड़ने के लिए जाते थे, उदय सिंह लड़ने के लिए गया। अब लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई तो गोली तो किसी की लग सकती है, राजा के भी लग सकती है, सामंत के भी लग सकती है, सेनापति की। अब मान लो उदय सिंह की गोली लग गई और 10 मिनट बाद उदय सिंह मर गया। उसके तो 7,000 फौजी वो बाहर चले जाएंगे, वो लड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे हम किसके साथ आए थे? उदय सिंह। हमें ऑर्डर कौन देगा? उदय सिंह। वो मर गया, अब हम नहीं लड़ रहे। इधर मान लो पृथ्वीराज अपने 3,000 सैनिकों के साथ है, पृथ्वीराज यदि मर गया तो 3,000 सैनिक बाहर निकल जाएंगे। आदेश की एकता नहीं थी, है ना। पबेड़ का एक सिद्धांत है आदेश की एकता। आदेश एक जगह से आने चाहिए, लेकिन यहाँ आदेश एक जगह से आते, अपना अपना जो सेनापति था उसका ऑर्डर फॉलो किया करते। इधर तोपें अपने बड़ों ने पहली बार ही देखी थी, तोपों की लड़ाई नहीं देखी हुई थी, तो तोपों के हमले जैसे ही शुरू हुए आगे आगे वाली पूरी बटालियन से लट गई। कई देर तक इनको ये नहीं समझ में आया कि मर कैसे रहे हैं। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि तोपें इनसे अलग हटके लड़ना है अपने को, इनसे अलग हटके लड़ना शुरू किया इन लोगों ने। तो तोपें भारी थी, मूव नहीं हो रही थी, तो अलग हटके लड़ पा रहे थे। एक दिक्कत और हुई, अपनी सेना में हाथी बहुत ज्यादा यूज में लिए जाते। हाथी डर गए थे तोपों से, क्योंकि हाथियों के भी तो आउट ऑफ सिलेबस था, उनकी भी तो तोपें नहीं देखी थी, इसलिए हाथियों की भगदड़ मच गई। हाथी बड़ा जानवर होता है, कंट्रोल होता नहीं, इसलिए हाथी भाग रहे हैं तो सेना इधर उधर हो रही है आपकी। तोपों से आप मर रहे हो तो सेना मर रही है, आपके सेनापति मर रहे हैं इसलिए सेना बाहर निकल रही है। इसलिए सांगा ने कहा मुझे सबसे आगे लेके जाओ। लोगों ने कहा साहब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, क्या करोगे आगे जाके? सांगा ने कहा दी मैं आगे आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे की सेना में कॉन्फिडेंस रहेगा और सेना को लगेगा राजा लड़ रहा है तो अपने को लड़ना चाहिए। तो सांगा सबसे आगे आगे जाता है। अब इनकी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, अब बाबर कमजोर पड़ता जा रहा है। तभी बाबर को लगा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, पर बाबर ये जानता था कि यदि सांगा मर गया तो इनकी पूरी फौज ही चली जाएगी। तो सांगा ने अपने 2,000 लोगों की तीरों की एक टुकड़ी थी, तीर चलाने वाले, उन सबको कहा पूरे के पूरे तीर सांगा पे मारे जाए। उन्होंने कहा भाई हम पास में जाके यदि तीर मारेंगे तो उसके पास में भी तो लोग खड़े हो मारेंगे। उसने कहा 2,000 में से 1999 भी मरे तो कोई बात नहीं, एक का तीर भी सेट बैठ गया, अपने जीत गए युद्ध को। इसलिए सारे के सारे तीर सांगा पे मारने शुरू किए। सांगा पे मारने शुरू किए तो सांगा घायल होकर गिर गया, मरा फिर भी नहीं वो। उसके कोई एक तीर लगा तो वो हाथी में गिर गया। पर यदि सबसे आगे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ गिरता है तो पीछे वालों को सबको दिखता है, ये तो यहाँ लास्ट में थे ना, इनको लगा सांगा मर गया, राजा मर गया, तब युद्ध करके करेंगे क्या? तो ये सेना लौटने लग गई। हालांकि मेवाड़ में रिवाज था कि सांगा राजा यदि कैसे भी घायल होता तो युद्ध को लीड कोई झाला करेगा। झाला आया हुआ था, झाला अज्जा, फटाफट सांगा को नीचे उतारा गया हाथी से, उसी हाथी पर झाला अज्जा बैठा। युद्ध को वापस इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, वापस ये थोड़ा बराबर का सा युद्ध लेके इतने में बाबर अपना लास्ट मूव खेलता है, तुलगुमा। कौन सा खेलता है?
ये अपने वालों को एकदम ही नहीं आता। तुलगुमा ये अपनी लड़ाइयां ये थी आमने सामने, मैं मेरे सामने वाले से लड़ रहा हूँ। तुलगुमा ये कहती है ये बाबर का सैनिक है, ये संगा का सैनिक है, एक सैनिक बाबर का इधर से हो रहा है इसे लड़ने के लिए। अपने वालों को ये लड़ाई आती नहीं थी। अपने वालों को ये था कि आमने सामने की लड़ाई, और आमने सामने की लड़ाई भी वैसी कि सामने वाले की यदि तलवार टूट गई तो अपने वाला खड़ा हो जाता था कि भाई जब हथियार ही नहीं है तो क्या मारा जाए, या तो तू भाग जा या हथियार लिया फिर लड़ लेंगे। इवन कई लड़ाइयां अपने ऐसी है कि सामने वाले ने कहा मेरे पास हथियार नहीं है, तो उसने अपनी तलवार दे दी कि भाई लड़ाई कर ली जाए, लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, पर यूं मरे हुए को मारा नहीं जाए। यह भावना अपने में आज दिन तक है। इसलिए आज दिन तक अपने कहते हैं कि हमने किसी की पीठ पर वार नहीं किया। क्यों कहते हो आप? भारतीय सेना ने कभी पीठ पर वार नहीं किया क्योंकि भागते हुए कभी मारा। अब वो जब वो तुलगुमा वाला तो एकदम ही नहीं समझ में आया, एक आदमी से लड़ रहा है, इधर से कोई आया, उसके पल्ले ही नहीं पड़ा कि आया क्यों है। उसने कहा जो चीटिंग है इधर से आओ। तब तक तो सल्टा दिया था उन्होंने। बाबर जीतता है, बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी, क्या धारण करता है? लाइन चेंज करके। संगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन संगाज आर्मी। संगा की सेना में एकता की कमी थी, देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी इन संगाज आर्मी। इतने सारे लोग संगा ने लड़ने के लिए बुलाए, इतने सारे लोग गए, पता नहीं एकता कहां रह गई थी। किसकी कमी? एकता की कमी है। एकता और चली जाती तो संगा लड़ाई हारता। इसी में कंटिन्यू करो, इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी, तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर इन चीफ्स। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, वॉज डिफीटिंग, वॉज फाइटिंग, वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर इन चीफ्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बयाना हुआ था 16 मार्च, 16 फरवरी को, खानवा हो रहा है 17 मार्च। आप भाई साहब 1 महीने तक वेट क्यों कर रहे थे? हाथों हाथ ही यदि हमला कर देते आगरा की तरफ तो बाबर को न तो घायलों का इलाज करने का मौका मिलता, ना अपनी तोपे लगाने का मौका मिलता, ना आपके बारे में जासूसी करने का मौका मिलता। आपके पास ज्यादा अच्छा मूव था पर नहीं कर पाए। लिखो, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा गेव टाइम, सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया। आप जब इतने घायल थे तो आपको आगे जाके लड़ना नहीं चाहिए था। यदि आप पीछे रह के केवल डिक्टेट ही करते रहते, अब ये करो अब ये करो, तो भी युद्ध जीत लेते आप। लिखो, घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। लड़ाई में जब सांगा का पक्ष कमजोर पड़ता दिखा तो कुछ सांगा के साथ वाले जाके किससे मिल गए थे? बाबर से। लिखो, सांगा के कुछ साथियों ने सम एलीज ऑफ सांगा, सांगा के कुछ साथियों ने सम एलीज ऑफ सांगा उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। लिखो, जैसे कौन कौन थे? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह है? वहां रायसीन का रहने वाला था एक सलहदी तंवर। कौन था? एक तो ये चला गया था उधर, एक नागौर के अपने थे खानजादे मुस्लिम, ये उधर चले गए थे। लिख लो, जैसे
रायसीन मध्य प्रदेश। रायसीन का कौन गया था उधर? सलहदी तंवर। नागौर के कौन गए थे? खानजादे मुस्लिम। सांगा हारा है, इसका मतलब सांगा में कमी है। बाबर जीता है, इसका मतलब बाबर की कुछ बातें अच्छी भी होगी। या सांगा हारा है तो इसका मतलब बाबर की कुछ बातें अच्छी भी है। अगला कारण लिखो, बाबर का तोप खाना, वो भी तो एक बड़ा कारण था। आर्टिलरी ऑफ बाबर, बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। लड़ने के तरीके चेंज थे पूरे। लिखो दूसरा, बाबर का तुलगुमा युद्ध पद्धति, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। अगला लिखो, मुगलों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल यूज्ड हॉर्सेस, मुगलों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल यूज्ड हॉर्सेस, मुगलों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल यूज्ड हॉर्सेस। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। यह भी एक बड़ा कारण रहा हाथियों वाला। एक ये था कि अपने यहाँ पे हथियार बहुत भारी यूज में लिया करते थे, जबकि बाहर से लोग आ रहे थे, इनके हथियार कैसे थे? हल्के। हल्के हथियारों से लड़ाई अच्छी हो रही थी, अपने बड़ों को बहुत धीरे धीरे ये बातें समझ में आई थी। लिखो, मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स, मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। सांगा घायल हो गया था युद्ध में। घायल होने के बाद सांगा को अपने दोसा में एक जगह पड़ती है बसवा, कौन सी जगह? यहाँ बसवा लेके आए थे। यहाँ सांगा को होश आया, पता चला क्या हुआ युद्ध में, युद्ध में तो अपने हार गए। सांगा को बड़ा दुख हुआ। सांगा यहाँ से रणथंभोर जाता है। कहां जाता है? रणथंभोर। और अब वो एक ही है कि भाई मुझे वापस बाबर से लड़ाई करनी है। बाबर का पता लगा वो कहां पर है, तो पता चला बाबर चंदेरी जा रहा है। कहां जा रहा है? क्योंकि बाबर अब मालवा जीतना चाहता है। मालवा में चंदेरी बड़ा ठिकाना है। चंदेरी का राजा कौन है? मेदिन राय। ये तो मालवा पे कब्जा करने के लिए मेदिन राय को हराना जरूरी है। फिर दूसरा, मेदिन राय सांगा का सहयोगी है, तो सबक भी सिखाना चाहता है। उसने कहा भाई बाबर कहां पे जा रहा है? चंदेरी। तो सांगा ने कहा कि मेदिन राय ने अपनी सहायता की थी, तो अब हम किसकी सहायता करेंगे? मेदिन राय। तो सांगा अब किसकी सहायता के लिए जा रहा है? उसके साथ वाले जाने की इच्छुक ही नहीं। साथ वालों का भाई नहीं चलना चाहिए, अभी आप घायल हो, अभी आप ठीक भी नहीं हुए, आप ठीक हो जाओ, बाबर को फिर मार लेंगे, कोई बात नहीं। पर सांगा ने कहा नहीं, अभी के हाथों हाथ ही चलेंगे। यहाँ से रवाना हुए। यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है इरीच, कौन सी जगह है? कहां पर पड़ता है? वहां तक पहुंचे। साथ वालों ने वापस कहा कि सर अपने को वापस चलना चाहिए। सांगा ने कहा ना, मैं लड़ूंगा अभी जाके। यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे, साथ वालों ने खाने में जहर मिला दिया था। यहाँ से थोड़ा आगे और बड़े गांव था कालपी, कौन सा गांव था? जहर ने असर दिखाया। सांगा की कहां पर मृत्यु हुई? कालपी के अंदर। वापस लेके आए भीलवाड़ा में, अपने एक जगह पड़ती है मांडलगढ़, कहां पर है? यहाँ पे सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। तो सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़। कहां पर? तो सांगा का इलाज कहां पे किया गया? बसवा। कहां पे किया गया? उसको जहर कहां दिया गया? उसकी मृत्यु कहां हुई? उसकी छतरी कहां पर है? लिखो, 4 सेंटर लिखते हैं। पहले लिखो बसवा,